गाइस यूएस डॉलर को चैलेंज किया गया है और ये चैलेंज चाइना की तरफ से किया गया है। बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ चाइना अकेले का काम नहीं है, बल्कि ये ब्रिक्स का काम है। मतलब कि जो ब्रिक्स जो चाइना की, ब्राज़ील की, रशिया की, इंडिया की और साथ ही साथ साउथ अफ्रीका की जो ये एक तंजीम है, जितनी भी दुनिया के अंदर जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, जिनके अंदर चाइना भी आता है, रशिया भी आता है, ब्राज़ील भी आता है, इंडिया भी आता है और साउथ अफ्रीका भी आता है। दुनिया का, पूरी दुनिया का जो 30% जीडीपी है, वो सारे का सारा इन्हीं मुल्कों से आता है। इन मुल्कों के पास इतना ज़्यादा जो है वो रेवेन्यू जनरेशन की कैपेसिटी है। इन सब मुल्कों ने यूएस डॉलर को एज अ रिजर्व करेंसी जो है वो चैलेंज करने के बारे में आज से नहीं, काफ़ी पहले से सोच रहे हैं। बेसिकली जो यूएस डॉलर है वो पूरी दुनिया की रिजर्व करेंसी है। मतलब कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पर भी इंटरनेशनल ट्रेड होती है, आपने किसी भी मुल्क से कोई भी सामान मंगवाना होता है या उसको भेजना होता है, तो लेन देन के लिए जो उनसी करेंसी इस्तेमाल होती है वो हम यूएस डॉलर को यूज़ करते हैं। यूएस डॉलर को यूटिलाइज कर कर ये सारे के सारे मामला जो हैं वो तय पाते होते हैं। अब यहाँ पर सिनेरियो इस तरीके से है कि जो ये यूएस डॉलर की डोमिनेंसी है, ये कोई ऐसा नहीं है कि शुरू से चलती हुई आ रही है और हमेशा से यूएस डॉलर की ही डोमिनेंसी रही थी, बल्कि यूएस डॉलर से पहले ब्रिटिश की जो है मुकम्मल तौर के ऊपर इसके ऊपर डोमिनेंसी थी। लेकिन फिर यूनाइटेड स्टेट्स ने, ज़ाहिर बात है कि भी अपने आप में जो है वो एक यूएस डॉलर की डोमिनेंसी क्रिएट करने की कोशिश की, जिसके ने ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट किया कि यूएस डॉलर टू गोल्ड जो है उसको जो है फिक्स कर दिया। और वहाँ से फिर चलते चलते आकर आखिरकार 70s के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ने एक और स्टेप लिया, और वो स्टेप ये था, यूएस डॉलर को फ्री फ्लोट करके डॉलर से उसका जो कनेक्शन था वो ख़त्म कर दिया। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ थी, वो ये थी कि आखिर अब यूएस डॉलर को कौन यूटिलाइज करेगा। और यूनाइटेड स्टेट्स ने वहाँ पर एक हुक्म का अपना इक्का खेला कि उसको पता था कि उस टाइम के ऊपर सबसे ज़्यादा जो पूरी दुनिया के अंदर ट्रेड होती है ना, वो ऑयल की होती है। मतलब कि ऑयल की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होती थी। और इस चीज़ को कैश किया यूनाइटेड स्टेट्स ने कि यूनाइटेड स्टेट्स ने ओपेक, जो मतलब कि जो सऊदी अरेबिया वगैरह हैं, इनको उसने एग्री करवाया कि आप जो ऑयल की ट्रेडिंग करते हैं वो यूएस डॉलर के अंदर करें। मतलब कि ऑयल अगर किसी को एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके बदले में उससे यूनाइटेड स्टेट्स का जो डॉलर है वो खरीदें, और जिसके ऊपर वो लोग मान गए। यहाँ से डोमिनेंसी स्टार्ट होती है यूएस डॉलर की। और ये स्टार्ट होते होते आते आते 99 तक, 70% तक पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी तिजारत होती थी वो यूनाइटेड स्टेट्स का यूएस डॉलर यूटिलाइज होके होती थी। लेकिन वहाँ से घटते घटते अब आकर जो यूएस डॉलर की यूटिलाइजेशन है वो तकरीबन 52% के ऊपर आ चुकी है। और इस डोमिनेंसी के कम होने के अंदर एक बहुत बड़ा किरदार जो है वो ब्रिक्स का है। मतलब कि ये जो जॉइंट वेंचर है ब्रिक्स का, इनका एक बहुत बड़ा किरदार है। और इसके अंदर भी सबसे बड़ा जो किरदार है वो चाइना का है। युआन के अंदर भी बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। युआन के अंदर हमने देखा है कि इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा एक हमें डेवलपमेंट देखने को मिली है कि चाइनीज़ आरएमबी के अंदर, ज़ाहिर बात है कि जब से रशिया और यूक्रेन की वॉर छिड़ी है, उस टाइम से जो यूएस ने रशिया के ऊपर पाबंदियां लगाई हैं, वहाँ पर रशिया ने क्या किया, रशिया ने सिंपली अपना जो रिजर्व है वो डॉलर की जगह के ऊपर युआन के अंदर कन्वर्ट कर दिया कि हम आरएमबी को, इंडियन रुपी को एज अ रिजर्व करेंसी यूज़ करेंगे, हम डॉलर को एज अ रिजर्व करेंसी नहीं यूज़ करेंगे। उन्होंने अपने पास मुकम्मल तौर के ऊपर आरएमबी स्टॉक करना शुरू कर दिया और आरएमबी के अंदर ही वो ट्रेड कर रहे हैं। चाइना को इस वक्त वो जितना भी ऑयल सेल कर रहे हैं वो सारे का सारा उनकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो लोकल करेंसीज के अंदर हो रही हैं। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यूएस डॉलर के अंदर हो रही हो। अब यहाँ पर साथ ही साथ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मुकम्मल तौर के ऊपर गेम चेंज होने की जो सिचुएशन है वो तब क्रिएट होती है जब चाइना ब्रोकरेज के अंदर घुस जाता है। चाइना अचानक से रातों रात बैठे बैठे, किसी को भी पता नहीं लगता, और सऊदी अरेबिया और ईरान की डील करवा देता है बीच में अपनी ब्रोकरेज के दौरान। ईरान और सऊदी अरेबिया की डील, ये एक बहुत बड़ा स्टेप था। और ये एक्चुअल में पूरी दुनिया के अंदर जब बात हुई थी तो यही हुई थी कि यूएस का इस रीजन के अंदर जो इन्फ्लुएंस है वो इससे बहुत ज़्यादा कम होगा। और वही हमें देखने को मिला। आखिरकार इस स्टेप के बाद हमने देखा कि सऊदी अरेबिया और ईरान की काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हमें देखने को मिली है, और वो इंडिपेंडेंटली ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं जो कि इस रीजन के और उनके अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए, ना कि किसी और को खुश करने के लिए। जैसे कि पहले हम देखते थे कि अमेरिका को खुश करने के लिए काफ़ी ज़्यादा डिसीजंस लिए जाते थे, बट अब हमें जियोपॉलिटिकली पूरी इस रीजन के अंदर इस किस्म की सिचुएशन देखने को नहीं मिल रही। हर कोई इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले रहा है। यहाँ तक कि इंडिया, जो कि अमेरिका के एक बहुत बड़ा फ्रंट एलाई है, वो भी
अपने मुकम्मल तौर के ऊपर इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले रहा है, और इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है। ये जो चाइना ने एक्चुअल में जो ये ब्रोकरेज किया है, इससे जो चेंजिंग आई है, और उसके बाद आरएमबी का कॉन्टिन्यूस यूजेज होना एक इंटरनेशनल करेंसी, रिजर्व करेंसी के तौर के ऊपर, ये एक बहुत ज्यादा मायने रखता है चीज। अब इस तरीके से भी है कि कई मुल्कों के साथ चाइना ने कॉन्ट्रैक्ट भी किया है कि हम लोकल करेंसीज के अंदर डीलिंग करेंगे। इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड नहीं होती, इंडिया और चाइना के भी बहुत ज़्यादा रिलेशंस ख़राब हैं, लेकिन इंडिया और चाइना की एक बहुत बड़ी ट्रेड होती है। यहीं से हम अंदाज़ा लगा लें अपनी, और अपने जो एलआई है हमारा सबसे बड़ा, चाइना को हम सबसे बड़ा अपना एलआई कहते हैं राइट नाउ। करंट सर्कमस्टांसिस के अंदर हमारा बहुत बड़ा जो दोस्त है वो चाइना है, और चाइना के इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बावजूद भी चाइना मुकम्मल तौर के ऊपर इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है, और वो ट्रेड कॉन्टीन्यूसली अपनी इंक्रीज़ कर रहा है। ऐसा बिल्कुल भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है कि चाइना किसी भी सिचुएशन के अंदर इंडिया से अपनी ट्रेड को जो है वो बैक एंड पे लेकर आ रहा हो, और वो कह रहा हो कि हम ट्रेड नहीं करेंगे। जबकि पाकिस्तान के अंदर क्या मसला है, हम ट्रेड ही बंद कर देते हैं जी, हमने इंडिया के साथ ट्रेड ही नहीं करनी, हालांकि हमारे बॉर्डर्स मिलते हैं और एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है हमारी ट्रेड का, जिसको हम यूटिलाइज नहीं करते। खैर, उससे ज़्यादा पोटेंशियल हमारे पास चाइना का है। चाइना तो हमारा दोस्त है ना, बट हम उसके साथ कितनी ट्रेड करते हैं। आपको पता है पाकिस्तान की जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जाती हैं, उसके बाद यूरोप के अंदर जाती हैं, और चाइना का नंबर तो काफ़ी ज़्यादा बाद आता है। हम चाइना को क्यों नहीं एक्सपोर्ट करते? हम चाइना के साथ जो ट्रेडिंग अपनी करते हैं वो मुकम्मल तौर के ऊपर इम्पोर्ट ओरिएंटेड क्यों हैं हम सब कुछ इंपोर्ट करते हैं, बट उसके बदले के अंदर हम कुछ एक्सपोर्ट नहीं करते। इंपोर्ट बैन की वजह से एक जो राइट नाउ एक क्राइटेरिया पैदा हो चुका है, वो कम्प्लीटली ब्लैक मार्केट की डोमिनेंस का क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर होना ये चाहिए था कि लोकल जो इंडस्ट्रीज़ हैं, लोकल जो फैक्ट्रीज़ हैं, उनको किसी तरीके से उठाया जाए, और पाकिस्तान की लोकल मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज़्यादा की जाए कि हमारी इंपोर्ट के ऊपर जो एक डिपेंडेंसी है वो कम हो सके। लेकिन हमने ये किया, हमने यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा जो है वो उल्टा किस्म का काम कर दिया कि ब्लैक मार्केट को पैदा कर दिया। इंपोर्टेड सामान सारे का सारा मिल रहा है हमें हर जगह से, ईज़िली जो है वो अवेलेबल है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर ब्लैक मार्केट जो है वो बहुत बड़ा एक अपना शेयर पैदा कर चुकी है, जो कि एक्चुअल में बहुत ज़्यादा कम हो चुका था। और एक्चुअल में जो ब्लैक मार्केट है वो मुकम्मल तौर के ऊपर ख़त्म करनी होती है किसी भी मुल्क के अंदर, अगर आपने एक प्रोडक्टिविटी लेकर आनी है और एक प्रोग्रेस लेकर आनी है। आप सिंपली इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि आप एक चीज़ मंगवा रहे हैं, वो आपको 1000 रुपये की पड़ रही है, और वही चीज़ एक बंदा मार्केट के अंदर 800 रुपये की बेचना शुरू कर दे, तो आप मुड़ के वो चीज़ कभी भी मंगवाएंगे? आप यही सोचेंगे कि यार मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली इंपोर्टर हूँ, और मैं 1000 रुपये की मुझे घर पड़ रही है ये चीज़, और यही चीज़ मार्केट के अंदर 800 रुपये की कैसे सेल हो रही है। जब आप उसकी रिसर्च करते हैं तो आपको पता लगता है कि भाई ये चीज़ एक आदमी ब्लैक मार्केट मतलब कि स्मगल करके पाकिस्तान में लाकर सस्ती बेच रहा है। ज़ाहिर बात है कि वो जब टैक्सेस अदा नहीं करेगा और प्रॉपर तरीके से वो इंपोर्ट नहीं करेगा, प्रॉपर जो चैनल्स हैं जो कि एक लीगल चैनल्स होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सस्ती बेच सकता है एज़ कम्पेयर टू जो बंदा इंपोर्ट कर रहा होता है। इस सिचुएशन के अंदर इंपोर्टर कभी भी मार्केट में कम्पीट ही नहीं कर सकता, और ब्लैक मार्केट और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लग जाती है, और उसको रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर योरसेल्फ।